संपूर्ण भारत के छात्रगण, खास करके बिहार के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः सुनील जी खाटी बिहारी आ गया और बेहतरीन आपको लाजवाब लेक्चर सीरीज और ये साइंस विषय से इसका जीवों में जनन कैसे करते हैं उसका भाग 2 लेकर के आया है। आप इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, मानव लैंगिक जनक का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत रोचक अंदाज से जानकारी दूंगा। आप 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, वैसे ये ऑल इंडिया के लिए है, पूरे भारत के लिए है, छात्रों के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। इसके पूर्व के आपको वीडियो लेक्चर में मैंने ये बतलाया था कि कोशिका विभाजन के द्वारा जैसे अमीबा सब अपना नया संतति उत्पन्न करता है, अब यहां पर देखिए लैंगिक लैंगिक जनन कि उस वैसा जनन जिसमें 2 अलग अलग लिंग मेल करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण कि घोड़ा और घोड़ी मेल करेगा तब न घोड़ा या घोड़ी को उसका बच्चा पैदा होगा, कुत्ता कुतिया मेल करेगा तब न कुत्ता का बच्चा पैदा लेगा, बिल्ला और बिल्ली मेल करेगा तब न बिल्ली का बच्चा पैदा होगा, चूहा चूहिया मेल करेगी तब न चूहा का बच्चा पैदा होगा। इसलिए ये यहाँ पर लैंगिक जनन ये कहने का अर्थ हुआ कि 2 मेल और फीमेल ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं, जब ये दोनों संयुग्मन करते हैं तो उस स्थिति में फीमेल जो है वो गर्भ धारण करती है और तब बच्चे का जन्म होता है। ऐसा आप और उसी तरह के बच्चे का जन्म होता है जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि स्तनधारी जो अपने ही तरह के बच्चे को जन्म देता है। तो इसमें समान रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 एकल जीव ये भागीदारी करते हैं। इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नर और मादा, अंग्रेजी में कहते हैं मेल और हिंदी में कहते हैं फीमेल। हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में कहते हैं मेल, हिंदी में कहते हैं नर, और अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल, हिंदी में कहते हैं मादा। अब यहां पर पहुंचते हैं, आगे देखते हैं कि आपको पूर्व के ही कक्षा में बतलाया गया था, पूर्व के ही आपको वीडियो लेक्चर में मैंने बतलाया है कि जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ती है वैसे वैसे कोशिका एक उत्तक का निर्माण करता है और उत्तक एक खास प्रकार का अंग का निर्माण करता है। और वो अंग, हर अंग, जैसे हाथ किसी चीज को पकड़ने में काम करता है, जैसे मुंह खाने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, श्वसन के लिए काम करता है, हर अलग अलग अंग। उसी तरह मेल के लिए भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और फीमेल के लिए भी होता है। तो अब यहां पर वो जो विशिष्ट अंग होता है उसमें एक जनन अंग भी है, जो काम जनन अंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहां पर देखते हैं कि जनन अंग से गुणसूत्र निकलता है, इसमें हम कह सकते हैं क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स में डीएनए की मात्रा होती है आधा आधा, मेल में हाफ और आधा फीमेल में। अलग अलग में क्रोमोजोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव में हम जानते हैं कि 22+X का होता है, 22+X का होता है, और फीमेल भी 22+X, या मान ली इसमें ध्यान रखिए कि 22+X और मेल में X+Y, ये जो आपका X+Y है इसको कहते हैं लिंग निर्धारण। और इसमें जो 22+X है वो महिला हमेशा यही देती है, X ही देती है, और फीमेल महिला 22+X ही 22, इसको ऑटोजोम्स कहते हैं और ये इसको कहते हैं लिंग निर्धारण। और इसमें जो मेल का होता है 22 और ये X और Y में से कोई एक देगा। यदि X और X का मेल होता है तो वो लड़की का निर्माण होता है, बेटी का, पुत्री का। और यदि X और Y का निर्माण होता है, यदि X और Y का मेल होता है जिसको लिंग हम लोग कहते हैं कि वो क्रोमोजोम्स जो लिंग निर्धारक क्रोमोजोम्स है, तो 22+Y पुरुष के द्वारा दिया गया, महिला के द्वारा 22+X, तो उस स्थिति में पुत्र पैदा लेता है, जिसको हम एक ये कह सकते हैं कि मेल पैदा लेता है, बेटा पैदा लेता है। इसलिए बेटा के लिए जिम्मेवार सब कुछ तो पुरुष ही है। महिला को दोष देना, महिला को ये कहना कि है इसको खाली बेटी होता है, 5 को बेटी हो गया है, औरत कहती है जरे बेटा दूसरा ब्याह कर रहे, नहीं ये गलत है। इस दोषारोपण करना महिला पर बिल्कुल गलत है। तो ये हमने देखा कि इसमें डीएनए की मात्रा भी आधा आधा होती है, 23 पिता देगा, 23 मां देगी, 46 में मनुष्य का निर्माण होता है। उसमें अब लैंगिक जीव में जो युग्मज बनता है, जब जो मिल करके बनते हैं उसको कहते हैं जायगोट, युग्मनज। और तब वो
गुणसूत्र की संख्या जो मिलती है तो उसमें युग्मज तैयार होता है और फिर ये आपको पुनर्स्थापित होता है, डीएनए के रूप में स्थापित होता है। और देखिएगा यही कारण है जो पिता से चेहरा मिलता है, मां से चेहरा मिलता है, पिता से रंग मिलता है, पिता से कुछ व्यवहार भी मिलता है, मां से व्यवहार मिलता है, मां से रंग मिलता है, इसका कारण यही है। अब हम मां में लैंगिक जनन के बारे में जाने, तो मां में लैंगिक जनन के बारे में जाने कि जैसे मां नहीं, मानव इसको कह लीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं, यहां मानव में लैंगिक जनन, मानव में आयु जैसे बढ़ता है लड़का या लड़की का, तो आप देखिएगा कि एक खास आयु के बाद, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ उम्र के बाद उसमें परिवर्तन आने लगता है। लड़का में भी अलग तरह का परिवर्तन, लड़की में भी अलग तरह का परिवर्तन। लड़का में देखिएगा आवाज भारी होने लगेगा, हल्का हल्का मोछ को पम ही निकलने लगेगा, हल्का हल्का दाढ़ी निकले लगेगा कुछ। उसके बाद देखिएगा कि लड़का का शारीरिक सौष्ठव धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है, मजबूत होने लगता है। और लड़की को देखिएगा उसके स्तन का उभार चला आता है और उसमें सुंदरता बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। इसके बाद और भी आंतरिक हार्मोनल चेंज आता है, कांख में चूलिया जिसको कहते हैं बाल हो जाता है, लड़का के छाती में बाल होने लगता है। लड़की को तो मोछदारी नहीं होता है, अब एक आध लड़की को हो जाता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसको भगवान न करे किसी को हो, अल्लाह न करे किसी को हो, लेकिन वो लड़की को मोछदारी नहीं होता। लेकिन लड़का और लड़की के जननांग में भी बाल गुच्छ आने लगते हैं। इसके बाद और भी कुछ परिवर्तन आता है कि जैसे त्वचा तैलीय हो जाता है, पैर हाथ चेहरे में महीन रोम दिखने लगते हैं या महीन रोम स्पष्ट रूप से उभर आता है। और इसके बाद देखिएगा कि कभी कभी मुहासे भी आने लगते हैं, मुहासे जिसको पिंपल कहते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता है, ना लड़का चाहता है लड़की, लेकिन मुहासा जिसको ग्रामीण भाषा में बर्रे भी कहते हैं, ये चला आता है। और उस स्थिति में लड़कियां में भी आकर्षण बढ़ जाता है, उनमें सजने की भी इच्छा ज्यादा बढ़ती है, सजल धरे शुरू करती है, लिपस्टिक लगना शुरू करती है, बिंदी लगना शुरू करती है, औंगली रंगना शुरू करती है। वह के कारण लड़का लड़की में आकर्षण बढ़ जाता है। इलुओ इलुओ एक आदमी कर, अरे इलू इलू मत कर, दिनेशमा हंसेगा, रे गणेशमा हंसेगा, मारेंगे 10 गिनेंगे, रजीबा हंसेगा। इलू इलू नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान लगाना, पूरा तन्मयता से पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। तो उस ये आकर्षण एक स्वाभाविक गुण है, उसी आकर्षण के कारण जो है वो एक दूसरे के निकट भी आने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन इस 10th के स्तर में बिल्कुल ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, जो हुआ इस सब चक्कर में बेटा तू गई ले। अब अगला देखते हैं कि लेकिन अब जैसे कि बालों का वृद्धि, मूंछ की वृद्धि, दाढ़ी की वृद्धि या लड़कियों में स्तन की वृद्धि, अलग अलग इसमें शरीर में अलग अलग ढंग से होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर माने एक खास उम्र में हर लड़की में समान ढंग से होगा, जी नहीं। इसमें लड़की लड़का में अलग अलग स्वरूप में होता है। किसी का तेजी से होता है, किसी का धीरे धीरे होता है। किसी को देखते लोग चिढ़ाता है, जैसे तोरा मोछ नहीं हुआ, तू मोगियाहा है, तू लेडीज है, तू इसमें उसको चिढ़ाता भी है, वो बेचारा लड़का परेशान होता है। और कोई लड़की ऐसी होती है जिसमें उसमें शारीरिक आकर्षण न रहता है, हालांकि वो कुछ और भी गड़बड़ी के कारण होता है, लेकिन उसमें उसका शारीरिक संरचना कह सकते हैं कि आकर्षण विहीन हो जाता है कुछ एक में, लेकिन प्राय सामान्य रूप से गति जो भी हो लेकिन सब में होता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब एक खास उम्र के बाद बालों की वृद्धि, स्तन या हम कह सकते हैं पेनिस या शिश्न जिसको कहते हैं, शिश्न का भी आकार बढ़ने लगता है। और फिर एक खास उम्र में शरीर का जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा रुक जाता है और वहीं पर उसको हम लोग कहते हैं यौवना आरंभ, और इसको कहते हैं पवर्टी अंग्रेजी में। और उसी समय में लड़की में एक परिवर्तन आती है जिसको कहते हैं रजोधर्म चालू होना। रजोधर्म का अर्थात कि उसमें मेंस का चालू होना, उसमें ये रजोधर्म लड़की की एक परिपक्वता का एक संकेत है। उसके बाद वो लड़की गर्भ धारण करने की क्षमता में वो आ जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि लड़का और लड़की या पुरुष या महिला में अलग अलग जननांग दिए गए हैं। तो इस बार तो मैं आपको पुरुष के जननांग से संबंधित या नर जनन तंत्र के बारे में आपको बतला रहा हूं, और यहां आपको चित्र के बारे में, जैसे पुरुष में एक शिश्न होता है, शिश्न जिसको लिंग भी कहते हैं,
अंग्रेजी में पेनिस भी कहते हैं। और वो देखिएगा कि उसमें एक मांसल लगता है, और ये जब आकर्षण के स्थिति में आता है तो वो खड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लड़का को बोलना नहीं चाहिए चूंकि, लेकिन चूंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कभी कभी लड़का स्वप्न में भी जो है वो टाइट खड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या है? और कभी कभी तो स्वप्न दोष भी हो जाता है, माने बिछौना खराब हो जाता है, बिछावन गड़बड़ा देता है, वो स्वप्न में भी कभी कभी इस तरह का वो आकर्षण महसूस करने लगता है, तो वो उस स्थिति में भी खड़ा हो जाता है। ये शिश्न और खड़ा होने की स्थिति में वो महिला जनन तंत्र में प्रवेश के लायक हो जाता है। अब देखिए कि जैसे नर जनन तंत्र है, इसमें देखिए ये शुक्राशय है। शुक्राशय मीन्स कि शुक्राणु यहां पर पैदा लेता है। इसके बाद देखिए ये मूत्राशय है, यहां मूत्र जो जिसको हम कहते हैं पेशाब जो बाहर निकलता है, ये मूत्राशय है जहां पर पेशाब संग्रहित रहता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसके बाद देखिए ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी अर्थात कि शुक्राणु जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक तरल पदार्थ है, और ये तरल पदार्थ है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो शुक्राणु जिसको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, यदि किसी पुरुष का स्पर्म काउंट कम होगा तो वो महिला को गर्भ धारण नहीं कर पाएगा, तो वो अलग चीज है, वो बाद का विषय है। और ये है वृष्णकोश, एक थैली में, जिसको हम लोग कहते हैं वृष्णकोश। वृष्णकोश को हिंदी में अंडकोश भी कहते हैं, हाइड्रोसिल भी कहते हैं। कुछ का हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, बाद में ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो उसमें ये वृष्णकोश में वृष्ण होता है, और वृष्ण से ही ये शुक्राणु जो उत्पन्न होता है, तो वो उसका टेम्परेचर इसको ये कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शुक्राणु के उत्पन्न के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, और वो शरीर से कम टेम्परेचर इसको मेंटेन करता है। फिर ये आगे जाकर के जब ये बढ़ता है, तो इस स्थिति में आपको इसमें कि ये जो मूत्राशय है, यहां से मूत्र जो निकलता है, और फिर आपको शुक्राणु जो निकलता है, यहां आगे जाकर के एक ही नली से बाहर आने लगता है, यहां पर जाकर के ये ज्वाइंट हो जाता है। तो इसको हम लोग यूरेथ्रा भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको या उसको हम कह सकते हैं कि इसको मूत्र मार्ग भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं यूरेथ्रा। यहां जाकर के देखिएगा ये ज्वाइंट हो जाता है। ये तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये 50 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद कभी कभी इसमें कैंसर भी हो जाता है बहुत वृद्ध को। उस स्थिति में क्या किया जाता है, इस वृष्णकोश को और प्रोस्टेट ग्रंथि को निकाल ही दिया जाता है, लेकिन उसमें है कि इसके बाद वो संतान धारण करने की स्थिति में नहीं रह सकता। वो पूछते एगो बात बता, 60 वर्ष के बाद बुढ़वा बच्चा पैदा करेगा, ये बढ़िया बात है, ओकरा पोता पोती की उम्र हो गया तब की बच्चा पैदा करेगा। तो उस स्थिति में प्रोस्टेट यदि कैंसर होता है, ये कुछ के लिए तो जानलेवा भी हो जाती है। तो ये आपका जो बना हुआ है शिश्न जो होती है, जिसको पेनिस भी कहते हैं, इसके आगे कुछ का चमड़े के एक फॉर्म में ढका रहता है, और कुछ का वो चमड़ा का फॉर्म नहीं रहता है। एक धर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें खतना होता है। खतना होता है जो आगे का चमड़ा जो होता है, यहां पर का चमड़ा उसको हटा दिया जाता है, और ये बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि मुलायम दार होता है। ये बहुत ही मुलायम, या कह सकते हैं उत्तक का बना होता है, बहुत ही मुलायम। और ये जब शिश्न इसमें योनि में घर्षण करता है, तो इसी से शुक्राणु जो है, ये जब इजैकुलेशन होता है, जिसको कहते हैं चरम सुख, और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। इसी के कारण पुरुष और महिला संयोग भी करना चाहते हैं। तो ये देखिए, अब देखते हैं कि शुक्राणु को उत्पादन के लिए ताप यहां का कम होना चाहिए, ये हम जानते हैं। उत्पादित शुक्राणु ये रिलीज होता है, उसको हम शुक्र वाहिका कहते हैं। वाहिका मीन्स की नली, और उस नली से वो निकलता है। इसके बाद प्रोस्टेट और शुक्राशय, हम कहते हैं ये प्रोस्टेट हो गया और ये शुक्राशय हुआ। ये जो दोनों देख रहे हैं प्रोस्टेट और शुक्राशय, ये आपको जब यहां से आपको आता है, शुक्राणु के जो अंश होते हैं, इसको ये तरलीय, जिसको कह सकते हैं कि तरल के रूप में इसको बहुत अच्छा लुब्रिकेंट बना देता है। इसलिए देखिएगा स्पर्म चिपचिपा होता है, उजला रंग का होता है। बहुत लड़का तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ लड़का तो हस्त में थून भी करके निकाल देता है। तो ये चिपचिपा जो हो जाता है, इसके कारण संभोग की स्थिति में अच्छी उसको ये एक संभोग में सहायक का काम करता है। अब फिर देखते हैं कि इसी के कारण, तरलता के कारण
और इसमें जो आपका आता है, इन दोनों के द्वारा जो तरल प्रोस्टेट ग्रंथि और फिर शुक्राशय से निकलने वाला, और ये जो तरलता के कारण क्या होता है कि ये आपको स्थानांतरण स्त्री की योनि में या महिला की योनि में अच्छा ढंग से होता है। और शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है, बहुत ही पतली संरचना उसमें होती है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको जीनोम कहते हैं। इसी के कारण देखिएगा पिता और मां से, या मान लीजिए पिता का चेहरा बच्चे में आता है, मां से तो अलग है, उसका मान लीजिए शुक्राणु नहीं बल्कि उसका अंडाणु होता है। तो उस स्थिति में पिता से जो चेहरा मिलता है, रंग मिलता है, रूप मिलता है, आकार मिलता है, आवाज मिलता है, बहुत कुछ उसका व्यवहार में मिलता है, उसका वो अनुवांशिक पदार्थ शुक्राणु ही जिम्मेवार है। और ये मादा जनन कोशिका की ओर वहां पर उसको शुक्राणु को इजैकुलेट करता है, और उसमें एक शुक्राणु में रहता है कि वो पूछनुमा रहता है, सीधे नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन पूछनुमा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायक होती है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा भाग हमने आपको बतलाया, और ये दूसरा भाग के बाद बहुत जल्दी मैं आपको कल ही तीसरा भाग भी आपको बतलाऊंगा, और इसमें आपका महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बतलाऊंगा, महिला जनन तंत्र के बारे में बतलाऊंगा। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।